तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउथलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 26 पर। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं हुआ युहाओ और मा शाओताओ दोनों के दरमियान वही डिस्कस चल रही होती है कि किस तरह से युहाओ को मा शाओताओ की इवल फायर फोनिक्स को सप्रेस करना है। जहां पर मा शाओताओ का आइडिया सुनते हुए युहाओ वहां से भागने लगता है और युहाओ के वहां से भागने से पहले ही इवल फायर फोनिक्स मा शाओताओ की बॉडी पर कंट्रोल कर चुकी होती है, जिसकी वजह से जितने भी सारे वर्गल थॉट्स आ रहे होते हैं मा शाओताओ बिना कॉन्शियसनेस के उसी तरह से युहाओ को डील करना स्टार्ट करती है। मगर युहाओ अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज कर मा शाओताओ के हाथ से फिसल जाता है और आते ही अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए मा शाओताओ को यहीं पर फ्रीज कर देता है। जहां पर मा शाओताओ युहाओ से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, और उसी के साथ ही युहाओ से बताता है कि तुम्हारे आइडिया के अलावा भी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया मौजूद है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी डीमन फ्लेम को सप्रेस कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही युहाओ अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए इवल फायर फोनिक्स को सप्रेस करने लगता है। मगर इससे पहले कि युहाओ पूरी तरह से उसे सप्रेस कर पाए, दोबारा से मा शाओताओ युहाओ के ट्रैप से निकल जाती है और वापस युहाओ पर ही अटैक कर देती है। जहां पर युहाओ और मा शाओताओ दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और जैसे ही ये लोग ज्यादा डीप चले जाते हैं तो वहां पर हमें ये दिखाया तो नहीं जाता कि युहाओ ने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा आइस का एक माउंटेन टाइप ही बन जाता है। और उसी के साथ साथ मा शाओताओ और युहाओ दोनों ही बेहोशी की हालत में जा चुके होते हैं। मगर जहां तक मुझे लगता है ये फुली सोल पावर को यूज करने का साइड इफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही मा शाओताओ और युहाओ दोनों ही पानी में चले जाते हैं उसके बाद युहाओ अपनी साउल लिंक की थोड़ी सी ज्यादा पावर को यूज करता है। और जहां तक मुझे लगता है ये पावर 10,000 ईयर्स तक की हो सकती है, क्योंकि अभी के लिए जबकि युहाओ का साउल पावर लेवल भी सिर्फ 26 है, तो उसकी वजह से उसके पास इतनी साउल पावर ही मौजूद नहीं है कि वो आइस एम्प्रेस की भी पूरी टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कर पाए, जिसकी वजह से युहाओ अपनी इस टेक्निक को यूज करने की वजह से ड्रॉबैक की वजह से बेहोश हो जाता है। मगर जैसे ही मा शाओताओ को होश आती है तो उसी के साथ ही मा शाओताओ युहाओ को लेकर एक साइड पर आ जाती है और जैसे युहाओ उठता है तो वो देखता है मा शाओताओ अपनी साउल पावर को युहाओ की बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है, जिसके साथ ही आइस एम्प्रेस युहाओ को बताती है जितनी देर तुम बेहोश थे तब के वक्त इस लड़की ने तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और तुम्हें 10,000 ईयर्स का वेल गैलाटाइन भी खाने को दिया है, जिसकी वजह से अभी के लिए तुम्हें उसके सारे इफेक्ट्स को ऑब्जॉर्व करना होगा। जिसके साथ ही युहाओ भी इसे ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। जिस सारे प्रोसेस के बाद युहाओ टियानमेंग को बताता है कि मेरी साउल पावर 27 लेवल हो चुकी है और उसी के साथ ही टियानमेंग युहाओ को कहता है अभी के लिए तुम लोगों को अपनी साउल लिंक्स के ईयर लेवल 2200 ईयर्स तक दिखा सकते हो और उसी के साथ साथ तुम्हारी साउल लिंक्स अभी के लिए 2200 ईयर्स तक के मॉन्स्टर्स की पावर को यूज करवा सकती हैं। जो सुनते हुए युहाओ काफी ज्यादा मिस होता है और उसी के साथ ही मा शाओताओ युहाओ का शुक्रिया अदा करती है और युहाओ को ये बताती है कि उसी की वजह से ही मा शाओताओ इस फायर को सप्रेस करने में कामयाब हो पाई है। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग यहाँ पर आ जाता है और आते ही युहाओ से कहता है क्या तुम लोग फारिग हुए हो या फिर नहीं। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा परेशान होता है और वोंगडोंग को ये बताता भी है कि जो वो सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल के दिन जबकि मा शाओताओ ने युहाओ और वोंगडोंग की हेल्प की थी तो उसकी वजह से ही उसकी बॉडी में मौजूद इवल फायर फोनिक्स काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से युहाओ अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करते हुए उसे सप्रेस करने में मदद कर रहा था। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। जहां पर युहाओ काफी ज्यादा शॉकिंगली उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा है। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग उससे कहता है हमें अभी के लिए मास्टर जुओ के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा वेट कर रही हैं। और इसी के साथ ही युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही सीधा मास्टर जुओ के पास चले जाते हैं, जहां पर आल्सो शाओ शाओ और युहाओ और वोंगडोंग दोनों के ही काफी ज्यादा और भी टीममेट मौजूद होते हैं। और यहाँ पर टोटल 7 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, जिनको के मास्टर जुओ ये बताती है कल के दिन तुम लोगों का एक और एग्जाम आने वाला है, जहाँ पर सी गॉड पेविलियन के एक मास्टर शुआन भी हिस्सा लेने वाले हैं और वहां पर तुम लोगों को अपनी सारी एबिलिटीज को शो करवाना होगा और अपनी पूरी पावर को यूज करना होगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम लोगों को वहां पर अपनी सारी हिम्मत लगा देना होगी। कल के दिन जो मैच आने वाला है वो ऐसा मैच है जिसमें कि सिर्फ आउटर कोर्ट यार्ड एकेडमी के कोर स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं और कल के दिन के मैच में टोटल 27 स्टूडेंट्स पार्ट लेने वाले हैं, जिनमें से कि टॉप 7 स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा और उन टॉप 7 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट को एक सीक्रेट मिशन दे दिया जाएगा। जो सुनते
सारे स्टूडेंट भी शौक तो होते हैं, मगर इन्हें इस बात का पता नहीं होता कि आखिरकार ये मैच है क्या, या फिर इसके बाद सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को कौन सा सीक्रेट मिशन मिलने वाला है। मगर उसी के साथ ही मास्टर जू अपनी क्लास से कहती हैं, हमारी क्लास जबकि क्लास 2 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम में से एक ना एक बंदा जरूर कल के दिन टॉप 7 में आए। जिसके साथ ही मास्टर जू अपने माइंड में सोचने लगती हैं, तुम में से किसी को भी हर हाल में टॉप 7 में सिलेक्ट होना होगा, क्योंकि ये वही टॉप 7 होते हैं जो कि हर मर्तबा श्रेक एकेडमी के 7 श्रेक मॉन्स्टर्स बनते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं युहा और वोंगडोंग के व्यू पर, जो कि अपने रूम में वापस आ चुके होते हैं और वहाँ पर वोंगडोंग काफी ज्यादा परेशान होता है और युहा उससे कहता है कि कल के दिन हमारे सीनियर भी इस मैच में हिस्सा लेने वाले हैं, तो मुझे इस बात का नहीं पता कि हम लोग उनके साथ किस तरह से डील करेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर्स की साउल पावर और कुछ की तो फाइटिंग एबिलिटीज भी हमारे से काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये तो साफ है कि हम लोगों के लिए मैच काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर उसी के साथ ही युहा से बताता है कि जबकि हमारे सीनियर भी इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को उनके साथ फाइट करनी है, बल्कि हम लोग उनके साथ हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं और सारे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जो सुनते वोंगडोंग के भी आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसी के साथ ही वोंगडोंग अपनी साउल बोन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। मगर यहाँ पर वोंगडोंग 2 साउल बोन्स दिखाता है, जिन्हें कि अगर तो वोंगडोंग ने अब्सॉर्ब कर लिया है तो फिर उसकी साउल पावर को अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है और स्टूडियो को ये चाहिए था कि ये बूस्ट भी हमें बताया जाता। मगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि वोंगडोंग ने एक ही टाइम पर 2 साउल बोन्स को अब्सॉर्ब किया होगा, क्योंकि ऐसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ तांग सेन ही ऐसा अकेला कैरेक्टर है जिसने एक ही टाइम पर 2 साउल बोन्स को अब्सॉर्ब किया था और वो टाइटन जायंट एप और बुलहेड पाइथन की साउल बोन थी। उसके अलावा किसी ने भी कभी भी 2 साउल बोन्स को एक दफा अब्सॉर्ब करने की कोशिश भी नहीं की। और जहां तक मुझे लगता है एक ही टाइम पर 2 साउल बोन्स को अब्सॉर्ब करने के पीछे कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पर 2 साउल मॉन्स्टर के साथ अपने कॉन्शियसनेस में फाइट करना किसी भी आम इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके साथ ही अब नेक्स्ट डे के व्यू को देखते हैं, जहां पर टॉप 27 स्टूडेंट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। मास्टर जू अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर आ रही हैं और वहीं पर दाहिवा भी अपनी क्लास के साथ ही इस एग्जाम में हिस्सा ले रहा होता है। उसी के साथ साथ मास्टर फानियो, इवन के बेई बेई शू सांची और जियांग नानान भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसी के साथ और भी काफी ज्यादा टॉप स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सारे ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के कोर स्टूडेंट्स हैं और ये लोग यहाँ पर इस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। जिसके साथ ही हमें मार्शल आर्ट्स डिवीजन और मार्शल साउल गार्डिंग डिवीजन दोनों के ही डीन देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों ही मास्टर श्वान को यहाँ पर वेलकम करते हैं और उसी के साथ ही मास्टर श्वान यहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं, इस मर्तबा तुम लोगों का मैच काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों का मैच सिर्फ ये होगा कि तुम लोग बैटल अरीना करने वाले हो, जहाँ पर तुम सारे मेंबर जिससे चाहो उससे ओपनली फाइट कर सकते हो और जिसे चाहो उसे डिफीट कर सकते हो और तुम में से जो टॉप 7 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उन्हें ही एकेडमी चूज करेगी। जिसके साथ ही रूइंस एक्टिवेट होती हैं और जैसे ही ये रूइंस एक्टिवेट होती हैं तो उसी के साथ ही जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं यहाँ पर एक मेज क्रिएट हो जाती है और सारे स्टूडेंट ही रैंडम प्लेसेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद एक एक कर यहाँ की मेज की वॉल्स चेंज होने लगती हैं और सारे स्टूडेंट्स रैंडमली एक दूसरे का सामना करने लगते हैं। मगर काफी ज्यादा शॉकिंगली युहाओ की जितने भी टीममेट होते हैं वो सब लोग अकेले अकेले 2-2 साउल मास्टर्स का सामना कर रहे होते हैं। स्टार्ट में ही अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो युहाओ को 2 लोगों का सामना करना पड़ता है, जहां से बचकर युहाओ भागता है। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही आगे जा रहा होता है तो उसी के साथ ही अपनी साउल सर्चिंग एबिलिटी का यूज करते हुए अपने टीममेट्स को ट्रैक करने लगता है और वहीं पर जियांग नानान को भी 2 लोगों का सामना करना पड़ रहा होता है। बेई बेई भी 2 लोगों का सामना कर रहा होता है। शू सांशी भी 2 लोगों का सामना कर रहा होता है और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि अकेली शाओ शाओ के पीछे ही 5 लोग एक साथ लगे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। और जहां तक मुझे लगता है ये 5 लोग स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। मगर शॉकिंगली जैसे ही शाओ शाओ इन सबसे बचकर भाग रही होती है तो वहीं पर ही साई तो वो इसे देख लेता है और वो इससे पहचान भी लेता है, जिसकी वजह से शाओ शाओ तो इनके साथ बैक फाइट करती है। मगर उसी के साथ ही साई तो वो भी शाओ शाओ की हेल्प कर देता है और ही साई तो वो की हेल्प के बाद और इन लोगों पर अटैक करने के बाद 2 लोग यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके साथ ही साई तो वो शाओ शाओ से मिलता है और उससे ये पूछता है कि उसका युहाओ के साथ क्या रिलेशन है और शाओ शाओ ही साई तो वो को ये बताती है कि वो युहाओ की क्लासमेट है और युहाओ उनके न्यू एग्जाम का लीडर भी था। जिसके साथ ही हम आते हैं युहाओ के व्यू पर, जो कि सब को छोड़कर सबसे पहले तो वोंगडोंग को ढूंढ रहा होता है। मगर जैसे ही युहाओ आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ ही देर के बाद हमें एक और न्यूज देखने को मिलती है, जहां पर शू सांशी ने वांग चूतियान को डिफीट कर दिया होता है। जिसके साथ ही युहाओ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर इस मैच में टोटल
टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स बचते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं बेई बेई और जियांग नानान के व्यू पर, जो कि दोनों ही एक साथ गैदर हो जाते हैं। और इन दोनों का सामना करने के लिए यहाँ पर टोटल 4 लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पर बेई बेई और जियांग नानान को यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना होगा। और अगर ये लोग टीम वर्क नहीं करते तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा आसानी से इन चारों के हाथों डिफीट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात ये थी कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी 4 या 5 लोगों की टीम्स बना ली हुई हैं और ये सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और शायद से इन सब लोगों का एक ही मोटिव होता है कि ये सब लोग एक साथ मिलकर टॉप 7 में एंटर करेंगे, जिसके साथ ही जैसे ही ये चारों के स्टूडेंट एक साथ मिलकर जियांग नानान और बेई बेई पर अटैक करते हैं तो उसी के साथ ही बेई बेई और जियांग नानान भी इन सब के साथ बैकफाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ही ज्यादा आसानी से ये दोनों इन सारे लोगों का सामना कर रहे होते हैं। और इस पूरी फाइट में जियांग नानान की प्रोग्रेस मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी, क्योंकि रैबिट की स्पिरिट मार्शल साउल होने की वजह से जियांग नानान के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। बल्कि अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो ये ओल्ड रैबिट को टक्कर तक भी दे सकती है, जिसके साथ ही मैच दोबारा से चेंज होती है और जियांग नानान और बेई बेई एक साथ रह जाते हैं। और इन दोनों का सामना करने के लिए 2 लोग बचते हैं और 2 लोगों को जियांग नानान धोखा देकर पहले भी पीछे छोड़ाई होती है और आते ही बेई बेई की हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। और तानसा को जियांग नानान सिर्फ एक ही मूव का यूज करते हुए डिफीट कर देती है और इस मैच से एलिमिनेट कर देती है। जिसके बाद इस मैच में बचते हैं टोटल 23 लोग, जिसके साथ ही मैच दोबारा से चेंज होती है। और उसी के साथ जैसे ही एक और स्टूडेंट आकर बेई बेई पर बैक से अटैक करने लगती है तो यहाँ पर जियांग नानान क्लियरली गोल्डन शील्ड बॉडी का यूज कर रही होती है, जो कि 3 सेकंड के लिए किसी भी इंसान को इनविजिबल बना सकता है और किसी भी फिजिकल और साउल अटैक को रोक सकता है। और ये टेक्निक अपने आप में ही एक गॉड लेवल टेक्निक है, जिसके साथ साथ जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती जा रही होती है तो जियांग नानान और बेई बेई दोनों का टीम वर्क ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है और ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के फ्लो में चल रहे होते हैं और अपने दोनों ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा आसानी से संभाल पा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही कुछ ही मूव एक्सचेंज करने के बाद स्टूडेंट युनफे को बेई बेई डिफीट कर देता है और उसे इस मैच से एलिमिनेट कर देता है, जिसके बाद टोटल 22 पार्टिसिपेंट बचते हैं। और इसी के साथ ही ये मैच श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ये मैच जैसे जैसे श्रिंक होती जाएगी वैसे वैसे ये सारे स्टूडेंट्स को सेंटर की तरफ पुश करती जाएगी और सबसे लास्ट पर आकर ये सेंटर का हिस्सा थोड़ा सा ही बचेगा और फोर्सफुली सारे स्टूडेंट्स को एक दूसरे का सामना करना होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं वोंगडोंग के व्यू पर, जो कि जैसे ही इस मेज में घूम रहा होता है तो उसी के साथ ही उसे काफी ज्यादा डेडली कैरेक्टर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कैरेक्टर जिस मार्शल साउल को यूज कर रहा होता है वो कोई और मार्शल साउल नहीं बल्कि डीमन फेस स्पाइडर की मार्शल साउल होती है। और मैं आप सबको बताता चलूं कि डीमन फेस स्पाइडर की मार्शल साउल ही वो मार्शल साउल थी जिसने कि तांग सेन की पूरी लाइफ को बदला था, क्योंकि अगर तो तांग सेन को डीमन फेस स्पाइडर की मार्शल साउल की साउल बोन ना मिली होती जिसे कि तांग सेन अपनी बैक पर कैरी किया करता था, तो साउल बोन के ना होने की वजह से तांग सेन को अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को मिस करना पड़ना था और तांग सेन की पावर उतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं थी हो पानी, जिसे कि अभी के लिए हम लोग जानते हैं। जिसके साथ ही मास्टर श्वान ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगते हैं, मैं ओल्ड गॉड तांग सेन को जानता हूँ जिसका कि ह्यूमन फेस स्पाइडर से काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा रिश्ता था और सब लोग ही ऐसा कहते हैं कि तांग सेन को ह्यूमन फेस स्पाइडर की वजह से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी। मगर आज हजारों साल गुजर चुके हैं और हजारों साल के बाद हमें अपने पूरे कॉन्टिनेंट और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंसान देखने को मिल रहा है जिसकी के मार्शल साउल ही फेस डीमन स्पाइडर की है। और इसी को देखते ही मास्टर मूव मास्टर जो से कहती है, तुम्हारी लिटिल सी बटरफ्लाई गॉडेस एक जेन्युइन ह्यूमन फेस स्पाइडर से मिल चुकी है और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन फेस स्पाइडर इस लिटिल बटरफ्लाई का शिकार करने वाला है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।